Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. Welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Shah from Surat and you are watching the video for Standard 8, Subject Social Science, Chapter 4, Part 2. Chapter name is How the Traders Became Rulers. In last video we discussed about the policy of uh, subsidiary alliance, Wellesley's policy of expansion. We discuss in detail about the expansion policy of Britishers. Then after we discuss about how did these Britishers expand their rule in our country. So in that time in introduction I was given you the concept of the British rule and the expansion. For that they applied different kind of policies. In this video, we are going to study about the another policy of Britishers, and that is policy of annexation. Dalhousie's policy of annexation. Before start this video, I would like to tell you that like the video, share the video, subscribe the channel, and press the bell icon. तो फर्स्ट पार्ट के जो वीडियो जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उनको सभी वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ सर्च करने से, तो वो पार्ट 1 देख ले। तो ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे यूनिटी नहीं है तो उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉलिसीज़ अप्लाई की और अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में बात की थी उसको स्वीट पॉइजन पॉलिसी भी बोला जाता था। अब इसके बाद जो उन्होंने सेकंड पॉलिसी अप्लाई की वो थी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो ये पॉलिसी में होता क्या था, ये पॉलिसी डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी और अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इफ एनी रूलर our princely state ruler had no heir of his own, then ultimately after the death of that ruler, that province merge into British East India Company, and that is called policy of annexation. You heard many stories about Rani Lakshmibai of Jhansi, and one movie also you seen Manik Karnika, that is also having a same story of Rani Lakshmibai. So that happened due to this policy of annexation. So here on screen you are watching, this is Dalhousie here, and the policy was applied between 1848 to 1856. According to this policy, what kind of objectives are there, that we are going to discuss here. And this is Rani Lakshmibai, you can see on the screen here, see. So this kind of policies, ऐसी पॉलिसीज़ अप्लाई करने का रीज़न एक ही था कि उनको कोई भी और बैटल या एक्सपेंस करके इंडिया पे रूल नहीं करना था, इंडिया पे रूल भी करना था और कम से कम बैटल हो, कम से कम उनको लॉस हो, वो भी वो लोग प्लान कर रहे थे और इसकी वजह से ये सब पॉलिसीज़ उन्होंने अप्लाई की थी। The aim of Wellesley's policy of expansion was to enslave the native kingdoms without using much of the British resources. तो वेलेस्ली की जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, उसका रीज़न उसके पीछे का जो रीज़न था वो एक ही था कि उनको यहाँ पे सबको गुलाम बनाना था, पर कैसे कि ब्रिटिश रिसोर्स कम से कम यूज़ हो। द स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस कंसिडर्ड द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड्स। तो जो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करते थे वो ऐसा मानते थे कि ब्रिटिश हमारे फ्रेंड है। इवेंचुअली in the absence of internal and external threat, they became irresponsible and their administration started deteriorating. तो अब उनको कोई टेंशन नहीं था, उनके दिमाग में एक ही था कि ब्रिटिशर्स है वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, और इसकी वजह से जो हमारे लोकल रूलर्स थे वो इररिस्पॉन्सिबल हो गए और उसकी वजह से उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो
कैसे ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में करे वैसे प्लानिंग करने लगे. डेट्रोइरेटिंग मीन्स प्लानिंग. द आउटकम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज द एनार्की इन मैनी प्रिंसली स्टेट्स. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लोग डिससेटिस्फाई होने लगे और वो सामने से ही अपने रूलर्स के अगेंस्ट हो गए और ये ब्रिटिश को बेनिफिट हुआ. द इंडियन रूलर गॉट ट्रैप्ड इन इट. द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट इंटरफियरिंग इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दिस स्टेट्स ऑफ द प्रीटेक्स ऑफ पुटिंग एन एंड टू द एनार्की. अब हमारे लोग सामने से ब्रिटिशर्स के पास जाते थे और उनसे हेल्प मांगते थे और अपने ही किंग अपने ही राजा के अगेंस्ट हो जाते थे और ब्रिटिशर्स को ये एक्सक्यूज़ मिल गया और उनके थ्रू वो एनार्की को स्टॉप करने के लिए वो रूलर के पास से पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेते थे. दे एनेक्स मैनी स्टेट अंडर द सेम एक्सक्यूज. देर आफ्टर बर्मा एंड म्यांमार. तो यहाँ पे आपको मैप में ये सब रीजन क्लियरली दिखेंगे कि कौन से प्लेसेस उन्होंने एनेक्स किए थे. Burma and Myanmar and regions of Punjab were also annexed. तो बर्मा म्यांमार और पंजाब के रीजन भी उन्होंने एनेक्स कर दिए थे. यहाँ के जो रीजन थे, फिर ये साइड के जो रीजन थे वो सब उन्होंने एनेक्स कर दिए थे. इफ़ द किंग डेड विदाउट अ सन हिज स्टेट वॉज एनेक्स्ड. अगर कोई राजा या किंग मर जाता है और उसका खुद का कोई लड़का नहीं होता है तो वो स्टेट अपने आप एनेक्स हो जाएगा, यानी वो ब्रिटिश रूल में चला जाएगा. इन दिस वे सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा बिकेम द विक्टिम ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. और इस तरह से ये देखिए सतारा, ये नागपुर का फ़ोटो है. ये नागपुर स्टेट है, कैसे उसको उन्होंने एनेक्स किया था. फिर यहाँ पे है अवध, ये आपको अवध दिखाई दे रहा है यहाँ पे. और ये बाकी इंडियन स्टेट है जो अभी आपने देखा. और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे स्टेट को अलग अलग रीजन्स से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज कर दिया. तो एनेक्सेशन किस तरह के थे? तो एक था एनेक्सेशन बाय वॉर. अकॉर्डिंग टू दैट पंजाब और लोअर बर्मा को उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में मर्ज किया. फिर ड्यू टू द किंग डाई विदाउट हेयर, यानी कोई किंग मर जाए उनका लड़का ना हो, तो इस रीज़न से उन्होंने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत, नागपुर ये सब एनेक्स किए. फिर प्रीटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, ये रीज़न से उन्होंने अवध को एनेक्स किया. फिर प्रीटेक्स ऑफ डेप्ट कलेक्शन, यानी उनके पास से पैसे लेने बाकी है, ये रीज़न दे के उन्होंने निज़ाम्स के जो प्रोविंस थे उनको एनेक्स किया. एंड एनेक्सेशन टू एंड अ नेमसेक रूल, एनार्की को रोकने के लिए उन्होंने रीज़न दे के कर्नाटक और तंजौर को एनेक्स किया. तो ये जो डिटेल है वो एक्चुअली में आपके सिलेबस में नहीं है, ये सब 9th स्टैंडर्ड की डिटेल है और 9th स्टैंडर्ड में ये सेम पॉलिसी आपको फिर से पढ़ने में आने वाली है. तो डलहौजी ने ये पॉलिसी अप्लाई करके ब्रिटिश रूल को और एक्सपांड किया. डलहौजी एम्ड at helping the British traders to make huge profit from the trade of tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities on a large scale. तो डलहौजी ने एक्चुअली में जहाँ पे कॉफ़ी और टी जहाँ पे ज़्यादा ग्रो होती थी ऐसे एरिया को कैप्चर करके ब्रिटिश ट्रेडर को हेल्प की. To consolidate the British rule in India and to run the administration smoothly, many changes were introduced by Dalhousie in India. तो डलहौजी को रिफॉर्मर भी बोला गया है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ट्रेड यहाँ पे स्पीड से हो और सब फैसिलिटी डेवलप्ड हो उनके लिए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए. During his tenure, the first railway line was started between Mumbai and Thane in 1853. तो सबसे पहले रेलवे लाइन चालू हुई ये वाली 1853 में. अब ये जितने भी रिफॉर्म्स हुए थे वो हमारे लिए नहीं थे, ये एक्चुअली में थे ब्रिटिश रूल के लिए ही, पर आफ्टर इंडिपेंडेंट वी आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस रिफॉर्म्स. The modern postal system started in India and wireless system between India and England too was introduced during his tenure. पोस्टल सर्विस चालू हुई, वायरलेस टेलीफोन सर्विस चालू हुई.
ये सब डलहौजी के टाइम में हुआ. He passed law to ban child marriage and advocated widow remarriages. राजा राम मोहन राय और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर के रिक्वेस्ट पे उन्होंने लॉस बनाए जिसमें चाइल्ड मैरिज को उन्होंने बंद कर दिया, विडो रीमैरिज स्टार्ट करवा दिया और इस तरह से हमारे जो सोशल एविल्स थे उसके ऊपर ब्रेक लगाई. इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया. इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. ये टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन भी स्टार्ट हुआ. बेसिकली जो इंग्लिश एजुकेशन चालू हुआ उसके पीछे जो मेन पर्सन थे वो थे लॉर्ड मैक्यूली. उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन के लिए स्कूल्स चालू कराई. फिर चार्ल्स वुड के रेकमेंडेशन से यहाँ पे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई. जो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ चालू हुई थी वो मुंबई, मद्रास और कोलकाता में चालू की थी उन्होंने इन द ईयर 1857 में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ चालू हुई. Thus, these reforms were basically for the expansion of British rule and easy in administration. तो ये जितने भी रिफॉर्म्स हुए थे वो ब्रिटिश रूल के एक्सपांसन और उनकी फैसिलिटी के लिए थे. ऑल्दो इंडियंस बेनिफिटेड लेटर ऑन, पर बाद में ये सब बेनिफिट हमें मिला. दे हैड टू सफर अ लॉट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म्स. और यही रिफॉर्म्स उनके सामने प्रॉब्लम बन के फ्यूचर में आए क्योंकि जब इंग्लिश एजुकेशन चालू हुआ तो हमारे लोगों ने इंग्लिश में पढ़ना चालू किया. उनकी अब सब पॉलिसी, सब स्ट्रेटजी हमें पता चलने लगी. हमें पता चला फ्रीडम क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं. और आफ्टर ऑल हमारे एजुकेटेड ग्रुप ने इनके सामने रिवॉल्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट की. अब ये सब होने के बाद भी हमारे कंट्री में जो डिससेटिस्फेक्शन था लोगों का वो देख रहा है एक कि रिफॉर्म्स को सब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया. जैसे रेलवे लाइंस चालू हुई, फिर चाइल्ड मैरिज स्टॉप करवा दिए, विडो रीमैरिज चालू करा दिए. तो ये सब हमारे जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे उनके समझ के बाहर की बात थी और वो लोग ऐसा सोचते थे कि ये ब्रिटिशर्स पूरा हमारा कल्चर ख़त्म कर देंगे. और बहुत सारे डिससेटिस्फेक्शन के रीजंस थे. जैसे फार्मर डिससेटिस्फाई थे क्योंकि हैवी टैक्सेस उनके ऊपर होते थे. मर्चेंट डिससेटिस्फाई थे क्योंकि उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती थी. किंग्स एंड रूलर्स डिससेटिस्फाई थे क्योंकि उनके हाथ में कोई पावर नहीं था. तो इस तरह से हमारे कंट्री के हर एक सोसाइटी के हर एक लोग ब्रिटिश रूल से डिससेटिस्फाई थे. अब आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स देखोगे तो ये देखिए हमारे लोग उनकी सेवा कर रहे हैं. आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं. ये देखिए. फिर यहाँ पे अगर आप दूसरे पिक्चर में देखोगे तो ये यहाँ पे देखिए हमारे इंडियंस नीचे बैठे हैं. ये देखिए. फिर और कोई पिक्चर में हम देखेंगे तो ये देखिए हमारे लोगों की हालत. ये सब हमारे पेशेंट है, हमारे फार्मर थे. ये देखिए अब उनके छोटे छोटे बच्चे. अब इनकी देखिए बॉडी लैंग्वेज, बॉडी क्या है देखिए. खाने को भी नहीं मिलता था, ऐसी इनकी हालत हो गई थी. और ये जो था वो रीज़न बना डिससेटिस्फेक्शन का. आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डलहौजी's पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन shook the whole nation terrible. This resulted in the dissatisfaction among the people towards the British. You must have seen the film Kranti and Mangal Pandey. If you have not seen, then try and see these movies. तो ये मूवीज़ अगर आप देखोगे तो ये पूरे पीपलों के, हमारे जो लोग थे उसके डिससेटिस्फेक्शन के ऊपर बनी है. At this time, the people were suppressed under the dictatorial regime of the British. यानी हमारे पास कोई राइट्स ही नहीं था. वो हमारे पास जो भी करवाना चाहते थे वो करवाते थे. In addition to that, the reforms made by Dalhousie added fuel to fire. Different people reacted differently to railways, facility of post, and the telegraph and Western education. Orthodox people felt that the British wanted to destroy their culture. तो जो हमारे ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो ऐसे सोचते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने आए हैं. द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल हैड रीच्ड अ पॉइंट ऑफ स्टाउरेशन एंड दे वेर इन द स्टेट ऑफ रिबेलियन विच रिजल्टेड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857. अब ये सब डिससेटिस्फेक्शन इतना बढ़ गया कि ये पूरा सिनारियो रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया.
और 1857 में फर्स्ट इंडियन रिवोल्ट हुआ और वो रिवोल्ट हमारी फ्रीडम का स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बारे में भी हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पर अगर ये रिवोल्ट सक्सेस हो जाता वो टाइम पे, जो पार्शली सक्सेस हो भी गया था, तो शायद हमारा फ्रीडम हमें 1857 में मिल जाता। पर एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, वो रिवोल्ट सक्सेस नहीं हुआ और उसकी वजह से और 90 ईयर्स हमें वेट करना पड़ा। पर रिवोल्ट होने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोस्ट पावरफुल थी, वो सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी डिसीजन नहीं लेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी डिसीजन लेंगे वो उनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। फिर गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बंगाल के जो रूलर बनेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, जो उन्होंने लॉ पास किया था, रेगुलेटिंग एक्ट, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट जो भी बंगाल का रूल गवर्नर बनेगा वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये जो था वो एक कैंसिल हो गया। उसके बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब पूरा कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया। फिर एक जो चेंज हुआ वो था, इंडिया के जो लोग थे उनको बहुत सारी धीरे धीरे करके फ्रीडम देने लगे। यानी ये जो एंगर थे वो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। फिर वाइस रॉय की जो पोस्ट थी वो ब्रिटेन ने चालू की। अब ब्रिटेन से वाइस रॉय अपॉइंट किए जाएंगे और वो गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी उसके ऊपर थे पोस्ट। तो वाइस रॉय अब डिसीज़न लेंगे। फिर इंडिया में जो कुछ भी डिसीज़न लेना है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिक्लेयर होगा। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए रिवोल्ट के बाद। फिर बंगाल का डिवीज़न हुआ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई हुई, फिर महात्मा गांधी इंडिया आए, फिर सत्याग्रह हुआ। तो ऐसे करके रिवोल्ट के बाद बहुत सारी मूवमेंट्स इंडिया में चालू हुई, क्योंकि तब लोगों को एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। तब तक तो यही माना जाता था कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो पूरी इंडिया की जो साइकोलॉजी थी वो चेंज हो गई। पर रीज़न यही था, डिससेटिस्फेक्शन, जो मैंने आपको बोला कि हर एक सोसाइटी, इंडिया के हर एक सोसाइटी के लोग ब्रिटिश रूल से डिससेटिस्फाई हो गए थे। चाहे वो फार्मर हो, पेशेंट हो, आर्टिशन हो, रूलर हो, कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, रिलीजन में बिलीव करने वाला हो या ना हो, ये सब लोग डिससेटिस्फाई हो गए थे। और यही रीज़न था कि डिससेटिस्फेक्शन की वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। अब यहाँ पे एक थिंक है जो आपको खुद सोचना है। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द रूल ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड विद द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। हाउ डिड दिस हैपन? ड्यू टू द ग्रीडीनेस ऑफ आवर पीपल एंड ड्यू टू lack of the unity. And you get a book published in England with detail of the victory of the British in 1857. What will be your feedback or response after reading it? तो वो तो पहले आपको बुक रीड करनी पड़ेगी, फिर आप अपना फीडबैक दे सकते हो। तो ये इस तरह से जो ट्रेडर्स थे वो हमारी कंट्री में रूलर्स बने। इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे बड़ा अगर फॉल्ट देखा जाए तो वो हमारा खुद का है कि हमारे बीच यूनिटी नहीं थी। अगर हमारे बीच यूनिटी होती तो कभी ये ट्रेडर्स यहाँ पे रूलर्स बनते ही नहीं, और शायद आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री होता। क्योंकि जब पूरी दुनिया में कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था तब इंडिया में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी। अब जैसे जैसे आगे हिस्ट्री पढ़ोगे आपको सब डिटेल्स पता चलेगी, तब आपको रियलाइज़ होगा। पर लेक ऑफ द यूनिटी इज़ द रीज़न इट्स गिव द चांस टू समवन एल्स टू कंट्रोल अवर सेल्फ। तो यहाँ पे हमें ये चैप्टर से एक बात सीखनी है कि फ्यूचर में कोई भी कंडीशन आए पर हमें यूनिटी ब्रेक नहीं करनी है। जितना हम यूनिटी में रहेंगे हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व
कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 है, वो ज्योग्राफी का चैप्टर है। उसमें हम नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बात करेंगे। तो आप उसके बारे में डिटेल्स अपने हिसाब से भी पहले से प्रिपेयर रख सकते हैं। फिर जब वीडियो देखो और आपको कुछ नया लगे तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। और ये वीडियो में आपको रिव्यू तो देना ही है, पॉजिटिव रिव्यू जो भी आपको लगे, और नए आइडियाज़ आपके पास हो तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है कि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अब ये चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, और सजेशन हो तो भी आप मुझे भेज सकते हो, और आपके क्वेश्चन हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। So I hope that you all like the video and you understand all the things properly. If you are having any doubts, you can contact me anytime. ये सेम सिलेबस 9th स्टैंडर्ड में भी आपको आएगा, वहाँ पे भी ये सेम डिटेल्स होगी। मैंने जो भी डिस्कशन किया है वो 9th स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग ही किया है कि 9th स्टैंडर्ड में जो डिटेल्स आती है वही मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेनेशन में दी है। तो 9th में भी आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। वैसे 9th का भी वीडियो होगा ही। आप स्टैंडर्ड 9 चैप्टर का नंबर लिखोगे और पार्ट लिखोगे तो वो वीडियो सर्च में आपके सामने आ जाएगा, तो वो भी आप देख के आपका कंटेंट और पावरफुल कर सकते हो। तो टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।